स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ज़्यादा, तो इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा करेंगे और इस वीडियो से, इस लेक्चर से हम आप लोग को क्या करेंगे कि एक लेक्चर जैसे ख़त्म होगा वहीं पर उसी वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखिए ऑप्टिकल ये नाम से ही क्लियर है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब ही ऑप्टिक्स यानी कि लाइट से रिलेटेड है। तो इसका ये जो डेफिनेशन क्या कहा जाता है, क्या लिखते हैं हम लोग, डेफिनेशन है कि द कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, the configurational isomers which differ in their behavior or response, in their behavior or response towards plane polarized light. Plane polarized light are called ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है? ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। तो वैसे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, उसको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं और इस फेनोमेनन को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, तो अब ये क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या इसको हम लोग कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को शॉर्ट में PPL। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है कि जैसे कोई भी एक ऑर्डिनरी लाइट है, यहाँ पर इस तरह से हम लोग लेते हैं, कोई भी एक बल्ब को अगर हम लोग यहाँ पर एक सोर्स है वो जलाते हैं, तो उससे क्या होगा, लाइट हर डायरेक्शन में निकलेगा। तो यहाँ सोर्स से लाइट चारों तरफ निकलेगा, हर डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करेगा इस तरह से। तो ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हम लोग ऑर्डिनरी लाइट ये कहते हैं। ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ये ऑर्डिनरी लाइट है जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को, यहाँ पर सोर्स है, जैसे कोई भी बल्ब अगर जलेगा तो चारों तरफ लाइट उससे निकलता है, तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। तो जब इस लाइट को एक ख़ास तरह का प्रिज्म होता है, इसको हम लोग ये निकोल प्रिज्म कहते हैं। इस तरह से ये इसको कहा जाता है
निकोल प्रिज्म, ये एक्चुअली दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है। तो निकोल प्रिज्म, इसका नाम निकोल प्रिज्म इसलिए है कि विलियम निकोल का साइंटिस्ट इसको बनाया था। ये बना होता है किस चीज़ का? मेड ऑफ कैल्साइट ओर, मेड ऑफ कैल्साइट ओर। कैल्साइट ये कैल्शियम कार्बोनेट ओर होता है, उसका बना होता है। तो इससे जब ये लाइट पास करेगा हर डायरेक्शन में वाइब्रेट होने वाला, तो ये प्रिज्म का काम क्या है? बाकी प्लेन में वाइब्रेट होने वाले लाइट को एक्सक्लूड कर देगा और केवल यहाँ पर इस जगह क्या होगा कि एक प्लेन में वाइब्रेट करने वाले लाइट केवल रह जाएंगे। एक ही प्लेन में ये वाइब्रेट करेगा और बाकी प्लेन में जो वाइब्रेट होगा वो इस तरह से बाकी प्लेन वाला वो वहीं छट जाएगा, प्रिज्म के द्वारा ये छट जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस घटना को पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, कि ऑर्डिनरी लाइट को जब हम लोग निकोल प्रिज्म से होकर पास करते हैं तो बाकी प्लेन में वाइब्रेट करने वाले लाइट वो एक्सक्लूड हो जाते हैं और वो सभी एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने लगते हैं या एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने वाले लाइट बच जाते हैं। इस घटना को पोलराइजेशन कहा जाता है। याद रहे, पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव का होता है। इसीलिए ये घटना ये भी साबित करता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड का पोलराइजेशन नहीं हो सकता। तो ये इसको हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, और इस घटना को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग इसको ऐसे ही दिखाते हैं, इस तरह से। ये मान लीजिए एक ही को दिखाए, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और यहाँ पर हम लोग एक ये ऑप्टिकल ट्यूब कहते हैं इसको। यहाँ पर एक ये ट्यूब है, मान लीजिए ये पोलरीमीटर होता है, उसके अंदर ये ट्यूब रहता है। तो इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर उस पर लेंस, पोलराइजर, एनालाइजर सब लगा हुआ रहता है। तो ये हम इसको सिंपल डायग्राम बना रहे हैं। तो ये पोलरीमीटर वो एक डिवाइस होता है, पोलरीमीटर डिवाइस, और उस पोलरीमीटर डिवाइस के अंदर ये ट्यूब रहता है जिसके एक तरफ होता है पोलराइजर और दूसरे तरफ होता है दो लेंस लगा रहता है, पोलराइजर, एनालाइजर। तो इसके अंदर हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं ऑफ ए सैंपल, कोई एक सैंपल। मान लीजिए आपको चीनी लिए हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड चीनी जो है, चीनी का 3 सैंपल आया 3 पैकेट में, और वो तीनों का कैसा बिहेवियर है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति, वो हमें इसको चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये पोलरीमीटर का ट्यूब है और यहाँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लिए है और इसको इससे पास किया जा रहा है लाइट को। तो ये यहाँ पर पहले तो रहेगा, इसी में सारा चीज़, पोलराइजर भी रहता है। ये पोलराइजर पहले ऑर्डिनरी लाइट पास होगा, उसको पोलराइज करेगा और फिर पोलराइजेशन के बाद ये ट्यूब से पास होगा। तो यहाँ पास करने पर पहला सैंपल दिखा क्या, यहाँ पर इस तरह का कंडीशन दिखा कि ये जो ओरिजिनल पोजीशन है, ये ओरिजिनल पोजीशन से एक सर्टेन एंगल से ये इधर रोटेट कर गया, सर्टेन एंगल से ये एक रोटेट किया, यहाँ थीटा एंगल से ये ओरिजिनल पोजीशन से ये रोटेट किया।
एक ऐसा कंडीशन आया। दूसरा ये एक कंडीशन हुआ, दूसरा कंडीशन हुआ, और जो सेकंड कंडीशन ये लिया गया कि मान लीजिए ये है और वो ज्यों का त्यों ऐसे रह गया, इस पे कोई चेंज ही नहीं हुआ। और तीसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए ये जो उसका ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पर है, ओरिजिनल पोजीशन, ये इस ओरिजिनल पोजीशन से ये एक सर्टेन एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया। तो ये तीन कंडीशन होता है, या एक एक करके मान लीजिए शुगर का पहला सैंपल लिए, उसको सॉल्यूशन बनाकर ट्यूब के अंदर लिए और तब ये एक्सपेरिमेंट किए, तो वो अपने पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्टेन एंगल से रोटेट हो गया। उसको हटाए, साफ़ किए फिर ट्यूब को, फिर दूसरा सैंपल लिए, उसको सॉल्यूशन बनाकर इस पे लिए, फिर उसको पास किए, तो वहाँ देखा गया क्या कि वो उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, ज्यों का त्यों रह रहा है, वो रोटेशन नहीं हो रहा है। फिर उसको हटाए, वहाँ पर तीसरा सैंपल का सॉल्यूशन लिए और वो घुलाकर इसमें लिया गया सॉल्यूशन बनाकर, फिर ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए, तो देख रहे हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिपीट हो जा रहा है। तो ये जो इस तरह से ये तीन फेनोमेनन आया, यानी शुगर का वो तीनों सैंपल, तीनों मीठा है, तीनों का मेल्टिंग पॉइंट देखिएगा, तो उसमें तीनों मीठा है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो यहाँ तीनों का स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम, लेकिन इन तीनों का जो प्रॉपर्टी है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ये जो तीनों शुगर का तीनों सैंपल डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, इसकी वजह से इन तीनों सैंपल को एक दूसरे का हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो ये जो घटना है, तो इस आधार पर हम लोग ये जो सब्सटेंसेस जितने भी हैं, सब्सटेंसेस को हम लोग बांटते हैं किसमें, दो टाइप में। एक सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट कर रहा है, ये पहला और तीसरा, और दूसरा कंडीशन में रोटेट नहीं हो रहा है। तो जो कंपाउंड्स है या सब्सटेंसेस है, इसको हम लोग दो टाइप में बांट रहे हैं। एक टाइप हो जाएगा कि जो यहाँ पर which can rotate the PPL, जो PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, और एक which cannot rotate the PPL, जो PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाता। जो रोटेट कर पाता है इसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे इसको। और एक जो रोटेट नहीं कर पाता, इसको हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्टिकल फिनोमेनन के आधार पर हम लोग कंपाउंड को, जो जितने भी सब्सटेंस है, उसको दो हिस्से में बांटे। एक जो रोटेट कर रहा है और एक जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है। तो जो रोटेट करता है उसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे।
जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ये क्या है, यहाँ पर हम लोग अब लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को फर्दर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस जो है, मतलब कौन, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा उसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और कंपाउंड के उस गुण को जिसके वजह से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है उस गुण को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो होता है ये फिर दो तरह का हुआ ना, यहाँ पर देखिए उस जगह एक जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इस जगह हम लोग जो लेते हैं तो एक हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में पहला कि पहला टाइप में विच रोटेट्स द PPL in clockwise direction, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, या इसको डी फॉर्म, स्मॉल डी याद रहे, कैपिटल डी भूल से भी नहीं, स्मॉल डी, और इसको प्लस फॉर्म कहते हैं, ये प्लस फॉर्म कहा जाता है। उसी तरह से दूसरा यहाँ क्या होता है, विच rotates the PPL in which rotates the PPL in anti-clockwise डायरेक्शन, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये LAEVO लीवो रोटेटरी या इसको LEVO भी लिखा चलता है, LEVO लीवो रोटेटरी कंपाउंड, लीवो रोटेटरी फॉर्म इसको कहते हैं LAEVO या LEVO, LO भी नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। तो और इसको हम लोग ये L फॉर्म ये कहते हैं और इसको हम लोग माइनस फॉर्म कहते हैं। ये इसका दो इस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का ये दो पार्ट होता है। अब कोई भी कंपाउंड डेक्स्ट्रो होगा या लीवो, ये आप थियोरेटिकली बता नहीं सकते। डेक्स्ट्रो होगा या लीवो, ये हम ऐसा बता सकते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं, ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो ये स्ट्रक्चर को देखकर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इस जगह उसको प्रिडिक्ट करने के लिए ये प्रिडिक्शन होगा ही नहीं, इट कैन बी नोन ओनली फ्रॉम experiment, means whether a compound is optically active or inactive can be predicted from the structure of the molecule, but we cannot predict whether it is dextrorotatory or levorotatory from the structure of the molecule. It can be known only from एक्सपेरिमेंट्स, ये केवल एक्सपेरिमेंट से जाना जा सकता है। और
मान लीजिए एक्सपेरिमेंट से हम लोग जानेंगे अगर, तो एक्सपेरिमेंट से अगर जानना हो तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करके वहाँ कम से कम क्या होगा कि 2 रीडिंग लेना पड़ेगा। एक इस तरह से पोलरीमीटर मान लीजिए, वो जो है ये है इस तरह से मान लीजिए, ये उसका पोजीशन। तो अब मान लीजिए पहले कुछ भी है तो एक हम लोग रीडिंग लिए और फिर दूसरा रीडिंग थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बढ़ा कर लिए। तो दूसरा कंसंट्रेशन बढ़ाने पर अगर रीडिंग उसी साइड में आ रहा है, बढ़ रहा है, तब तो ये क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए एक में ऐसा लिए, दूसरा में ये पीछे चला जा रहा है, तब तो वो लीवो हो सकता है। इसलिए कोई भी कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या लीवो, उसके लिए कम से कम 2 रीडिंग चाहिए। तो मतलब ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, ये हम लोग कंपाउंड के स्ट्रक्चर से जान सकते हैं। वो टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पहचानना भी सीखेंगे। लेकिन कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो होगा या लीव हो, ये हम लोग थियोरेटिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाय ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल वी मस्ट डू एक्सपेरिमेंट टू नो वेदर द कंपाउंड इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। एक बात और है, इसमें कहा जाता है कि जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो क्या होना चाहिए। मान लीजिए एक कंपाउंड का 4 ऑप्टिकल आइसोमर है, तो चारों ऑप्टिकली एक्टिव होगा, चल सकता है। 4 में से कुछ एक्टिव होगा, कुछ इनएक्टिव होगा, चल सकता है। लेकिन सारे इनएक्टिव हो तो एक दूसरे का वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या बताया है, ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट बिहेवियर तब होगा जब अगर दोनों इनएक्टिव है, तो दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होगा, दोनों में से कोई भी रोटेट नहीं कर रहा, तो फिर वो बिहेवियर तो डिफरेंट हुआ नहीं। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये पॉइंट कि जैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पर इस जगह 3 हम लोग कंडीशन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर कहें कि ऑल एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑल ऑप्टिकली एक्टिव, ये जो होगा अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ सम आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड some are inactive, कुछ एक्टिव और कुछ इनएक्टिव। तो क्या होगा, कुछ एक्टिव और कुछ इनएक्टिव, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ लेते हैं इस जगह ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो अगर सभी इनएक्टिव है तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। अब कहिएगा ये क्यों नहीं है, क्योंकि सारे इनएक्टिव, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति सबका बिहेवियर तो सेम हो गया, तो फिर वो कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, तो ये नहीं होगा। फिर आप पूछ सकते हैं तो फिर सारे ऑप्टिकली एक्टिव तो भी तो सबका बिहेवियर सेम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सारे एक्टिव है तो उसमें कुछ डेक्स्ट्रो हो सकते हैं, कुछ लीवो हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सारे डेक्स्ट्रो भी है तो एंगल ऑफ रोटेशन, जिस एंगल से वो रोटेट हो रहा है, वो एंगल जो ऐसे रोटेट होगा या इस तरह से रोटेट होगा, वो एंगल का मैग्नीट्यूड डिफर करे तो भी बिहेवियर डिफरेंट हो गया। इसलिए सारे एक्टिव ये हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इस पर एग्जाम्पल आपको पूछा गया कि एक कोई कंपाउंड है,
कोई एक कंपाउंड है, उसके 4 स्टीरियो, मतलब ये 4 स्पेशल अरेंजमेंट है, ए बी इस तरह से, सी और यहाँ डी। अब ये कह रहा है क्या कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ओ ए मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब पूछा जाएगा इसमें से कौन सा पेयर एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, तो आपको पूछा जाए ए और बी पहला चॉइस में क्या आइसोमर होगा या नहीं, तो ए और बी एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर होगा क्योंकि दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। ए और सी होगा, एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है, तो ये हो जाएगा। बी और सी ये भी हो जाएगा, एक एक्टिव है एक इनएक्टिव है। ए और डी भी होगा, बी और डी भी होगा, क्या सी और डी होगा, दोनों इनएक्टिव है तो दोनों का बिहेवियर सेम, तो सी और डी एक दूसरे का ये नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इस तरह से ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, अभी एंगल ऑफ रोटेशन पर जाते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन, इसको हम लोग ऐसे थीटा इसे लिखते हैं। तो एंगल ऑफ रोटेशन ये क्या है? जैसे ये था प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL, और यहाँ पर हम लोग ये जो पोलरीमीटर लिए इसके अंदर वो सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ये ले लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन लिए और ये उसका इससे पास किए, तो ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है डॉटेड से, ये इसका क्या है, ओरिजिनल पोजीशन, मतलब रोटेशन से पहले जो लिया गया था ये ओरिजिनल पोजीशन है। और यहाँ पर ये अपने पोजीशन से मान लीजिए ये क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट कर गया, तो ये जिस एंगल से रोटेट किया इसी एंगल को हम लोग कहते हैं क्या, एंगल ऑफ रोटेशन। तो क्लॉकवाइज में जब रोटेट होगा तो उस एंगल को हम लोग प्लस में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस थीटा हो जाएगा, ये थीटा ये डिग्री। और उसी तरह से अगर मान लीजिए यही यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है PPL, ऐसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यहाँ पर हम लोग ऐसे ट्यूब, यहाँ पर सॉल्यूशन ये लिए, और मान लीजिए यहाँ पर इस जगह ये जो ये ओरिजिनल पोजीशन, और यहाँ से ये इस साइड रोटेट कर गया, इधर रोटेट कर गया, तो यहाँ थीटा, तो ये माइनस थीटा होगा, ये लिबो रोटेटरी हो गया, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। तो ये जिस भी एंगल से रोटेट करता है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हुआ, द एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन पास थ्रू ए सॉल्यूशन, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से जो पास करेंगे तो वो जिस एंगल से रोटेट कर जाता है वो एंगल एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। एंगल ऑफ रोटेशन मेजर्ड बाय, मेजर्ड बाय, इसको मेजर करते हैं, ये
पोलरी मीटर से। पोलरी मीटर, हालांकि सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी सैकेराइड्स में ऑब्जर्व हुआ था। सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में ऑब्जर्व हुआ था, इसलिए उसमें एंगल मापने के लिए पहले पुराना नाम था इसका ये सैकेरीमीटर, पहले सैकेरीमीटर कहा जाता था, लेकिन अब आजकल इसको सिर्फ पोलरीमीटर ही कहा जाता है। पोलरीमीटर से एंगल का मेजरमेंट होता है। ये जो डिवाइस है ये सिर्फ एंगल को ही मेजर नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि ये कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो होगा या लीवो। तो हम लोग ये कह सकते हैं दिस डिवाइस not only measures the angle of rotation, but also indicates whether a compound is dextrorotatory और लीवोरोटेटरी। मतलब कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीवोरोटेटरी है, इसको पता करता है ये पोलरीमीटर। ये सिर्फ एंगल को ही मेजर नहीं करता, बल्कि ये कोई सी कंपाउंड का ये भी बता देगा वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है। अब ये एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर। एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड किन किन चीज़ों पर करता है। थीटा डिपेंड्स ऑन ये किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहला ये डिपेंड करेगा ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा ये डिपेंड करेगा ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इस पर डिपेंड करेगा। तीसरा ये डिपेंड करेगा ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये एंगल चेंज करेगा, बढ़ाने घटाने पर वो चेंज होगा। तो यहाँ ये जो थीटा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का, बट कंसंट्रेशन इज टेकन इन ग्राम पर ml। फिर ये डिपेंड करेगा किस पर? ये कंसंट्रेशन हो गया। ये लेंथ ऑफ द ट्यूब, जो ट्यूब होता है उस ट्यूब की लंबाई,
है ना। ट्यूब जितना लंबा होगा उतना देर तक लाइट पास करेगा तो एंगल ऑफ रोटेशन वो बढ़ने लगेगा। इसलिए ये जो थीटा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब। हालांकि जब कंबाइंड फॉर्म में लेंगे आगे तो लेंथ को हम लोग डेसीमीटर में लेते हैं। हालांकि किसी भी यूनिट में लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग इसको डेसीमीटर के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि वहाँ ग्राम पर ml, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन को ग्राम पर ml में और लेंथ को डेसीमीटर में हम लोग लेंगे। उसके बाद ये डिपेंड करता है इसमें टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर चेंज होने पर भी ये बदल सकता है। ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये पहले हम लोग टेम्परेचर, ये प्रेशर पर भी डिपेंड कर सकता है। उसके बाद ये डिपेंड कर सकता है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ जो लाइट हम लोग यूज करते हैं पीपीएल, उसका वेवलेंथ ऑफ लाइट, अलग अलग वेवलेंथ का जो होगा लाइट, अलग अलग मतलब लाइट का अलग अलग अगर वेवलेंथ होगा तो उसके लिए एंगल ऑफ रोटेशन अलग अलग होगा। आप लोग पढ़े भी होंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, जब वाइट लाइट को हम लोग पास करते हैं प्रिज्म से होकर तो वो उसमें क्या होता है, वायलेट में सबसे ज़्यादा डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन रेड में कम, तो अलग अलग वेवलेंथ में वो अलग अलग डेविएशन। तो यहाँ भी अलग अलग वेवलेंथ का लाइट लेंगे तो उसमें एंगल ऑफ रोटेशन ये चेंज करेगा। तो इन सभी चीज़ों पर, इसके अलावा ये कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है। कॉन्फ़िगरेशन तो ये टर्म अभी है नहीं, ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग इसको जोड़ देते हैं, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। कॉन्फ़िगरेशन ये जो आगे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ लिख देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इसका कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। एसिमेट्रिक कार्बन एटम इस पर डिपेंड करेगा, यानी कि कार्बन एटम से कौन कौन सा ग्रुप जुटा हुआ है उस पर भी डिपेंड कर सकता है। ये इस जगह हम लोग लिख सकते हैं नेचर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू एसिमेट्रिक को स्टार मार्क से ऐसे लिखते हैं, ये कार्बन एटम, उसके साथ कैसा ये एटम या ग्रुप किस तरह का जुड़ा हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इतने सारे फैक्टर होते हैं जिस पर एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करेगा। एक चीज़ पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, जैसे यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इसके नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा और उसमें कार्बन एटम से कौन कौन सा ग्रुप जुटा हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। ये दोनों पॉइंट हालांकि आगे जाकर क्लियर होगा, इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो थीटा को ये डिसाइड करता है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स ये होगा। तो मैथमेटिकली हम लोग अगर लेते हैं कंबाइंड रूप से, मैथमेटिकली यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे देखिए इसमें जितने भी फैक्टर हमने बताया मैथमेटिकली दो ही जगह रिलेशन है, एक लेंथ से और दूसरा कंसंट्रेशन से। तो इसलिए ये जो थीटा का वैल्यू ये यहाँ पर किस पर डिपेंड किया, लेंथ पर भी डिपेंड किया और कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड किया, लेंथ और कंसंट्रेशन। और
अब यहाँ पर ये और साथ ही साथ ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, वेवलेंथ, ये जो दोनों हैं। तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ टेम्परेचर और यहाँ वेवलेंथ को लेम्डा फिक्स कर देते हैं। लेकिन इसको अब ऐसे भी कि ये थीटा यहाँ इक्वल टू देंगे तो एक तो कांस्टेंट बैठाना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर ये हम लोग लेम्डा और टी, मतलब ये एक वेवलेंथ जो डी लाइन, येलो डी लाइन सोडियम से प्राप्त किया हुआ वो ले सकते हैं। तो यहाँ डी भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, मतलब वो वेवलेंथ के लिए हुआ, और टी हुआ टेम्परेचर, और इतना इंटू क्या हो जाएगा L इंटू सी। ये जो कांस्टेंट है ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। इसको क्या कहते हैं, ये स्पेसिफिक रोटेशन, ये स्पेसिफिक रोटेशन इसको हम लोग कहते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन अगर हम लोग लें तो अब यहाँ पर इसका वैल्यू, ये जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा, ये लेम्डा और टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा बाय एल इंटू सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन एल is equal to 1 decimeter and C is equal to 1 gram per ml, तो क्या होना चाहिए, ये दोनों 1 1, तो ये जो होगा ये यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। इसको ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन है, ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन, इस तरह से ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन इसके बराबर हो जाएगा ऑब्जर्व रोटेशन। इसीलिए अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ये ऑब्जर्व रोटेशन ये इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन भी कहते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन ये यहाँ से क्लियर है, लेम्डा और टी इस पर डिपेंड करेगा ये, लेकिन कंसंट्रेशन और लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑब्जर्व रोटेशन कंसंट्रेशन और लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो ये पहला पार्ट हुआ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। इसी पर जितना हमने आज बताया, इस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को, इसके बाद मिलेगा, वो आप लोग बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव में होगा, साथ में आंसर भी दिया हुआ रहेगा। ये प्रैक्टिस के लिए डेली का डेली आपने कितना समझा उसके लिए, ये इसी पार्ट से हम वो ऐड करना शुरू कर देंगे।